ये कहानी एक गरीब घर के लड़के की है जो सऊदी अरब में काम करने के लिए जाता है। वो अपने मालिक के घर पर काम करता था और रात को वहीं सोता था। एक रात करीब 11 बजे उसकी मालकिन उसके पास आती है और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगती है। लड़का पहले तो हैरान रह जाता है, उसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाता और दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगता है। मालकिन बार बार उसे उकती है और कहती है कि जितना दम है उतना लगाओ। ये सुनकर लड़का पूरी ताकत से उस पर हावी हो जाता है। इसके बाद मालकिन इतनी थक जाती है कि वो सही से चल भी नहीं पाती। कुछ दिन बाद वो मालकिन को जब मन करता था उसके साथ ऐसा काम करती थी। एक दिन ऐसा करती है उसके साथ जो देखकर आपके आंख फटी की फटी रह जाएगी। तो दोस्तों, ये सच्ची और हैरान कर देने वाली घटना को बताने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। चलिए अब कहानी को समझते हैं। दोस्तों, ये घटना मेरठ की है, जो मेरठ में एक गरीब परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम जगदीश था और उसकी पत्नी का नाम उर्मिला था। इन दोनों की एक ही संतान थी जिसका नाम राघव था। दोस्तों, राघव जो होता है बेहद गरीब घर का लड़का था। उसके माता पिता के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी। किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करने के बाद वो अपने घर का गुजारा चला रहे थे। राघव के पिता जगदीश हर वक्त अपने बेटे राघव को पढ़ाने की कोशिश करते ताकि वह पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी पा सके और अपने घर की स्थिति को संभाल सके, अपने जीवन को बेहतर बना सके। लेकिन राघव दिन रात मेहनत करने के बाद भी किसी सरकारी नौकरी उसे नहीं मिल पाती है। अब वो दिन रात परेशान रहने लगता है और वह एक होटल में 7,000 की नौकरी करने लगता है। वहां पर बेटर का काम करता है। तकरीबन 12 घंटे वो बेटर की नौकरी किया करता था। तब जाकर एक महीने में उसे 7,000 मिला करते थे। इस 7,000 से वो कुछ रुपए जोड़ जोड़ कर तकरीबन 40 से 50 हज इकट्ठे कर लेता है। अब वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम सुशील होता है। वो कहता है कि भाई, मुझे वहां पर बेटर की नौकरी करते समय बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 12 घंटे काम करना पड़ता है। क्यों ना मुझे तुमको ऐसा उपाय बता दो जिससे कि मैं कोई धंधा डाल सकूं, कोई बिजनेस कर सकूं। मेरे पास से 40 से 00 हज मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। दोस्तों, सुशील जो होता है वो कहता है कि 40,000 में तू भला कौन सा बिजनेस कर सकता है? अरे यहां पर लाख भी हो तो भी बिजनेस करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है और तू 40,000 में बिजनेस करना चाहता है। दोस्तों, ये बात सुनकर राघव एकदम से निराश हो जाता है। कहता है कि भाई, अब तू ही बता, मेरे पिता की पूरी उम्र मजदूरी करते हुए निकल गई है। अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया तो फिर मेरा जीवन बिल्कुल ही बर्बाद चला जाएगा। मैं इतना ज्यादा गरीब हूं कि अगर मैं शादी कर लूं तो अपनी पत्नी को 2 समय का भोजन भी नहीं दे पाऊंगा। भला कौन लड़की मुझसे शादी करेगी? दोस्तों, जब ये बातें राघव का दोस्त सुशील सुनता है तो वो भी थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो कहता है कि भाई, तेरी गरीबी मिटाने का सिर्फ एक ही उपाय है। या तो तू कहीं पर बहुत बड़ा चोरी कर ले, बहुत बड़ा डाका डाल ले, या फिर तू सऊदी अरब चला जा। सऊदी अरब में अगर तू मजदूरी भी करने लगा ना तो तेरे पास ढेर सारा रुपया आएगा। दोस्तों, जब ये राघव अपने दोस्तों सुशील की इन बातों को सुनता है तो एकदम से हैरान रह जाता है। वो कहता है कि भला मैं सऊदी अरब कैसे पहुंच पाऊंगा? मैं सऊदी अरब में मजदूरी करूंगा तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? दोस्तों, राघव का दोस्त सुशील कहता है कि अगर तू वहां पर किसी के घर मजदूरी भी करेगा तो तुझे 40 से 5,000 तक का महीना मिलेगा। दोस्तों, जब राघव ने यह सुना कि सऊदी अरब में इतनी ज्यादा मजदूरी मिलती है तो वो उसी वक्त सऊदी अरब जाने का विचार करने लगता है। कहता है कि भाई, तू कैसे भी करके मुझे सऊदी अरब में पहुंचा दे, वहां पर कोई भी काम दिला दे, जिसके बाद मैं अपने परिवार की जो गरीबी है उसको दूर कर सकूंगा, अपने माता पिता को खुशी दे सकूंगा। दोस्तों, सुशील जो होता है वो कहता है कि तू चिंता मत कर, मेरा एक रिलेटिव है जो सऊदी अरब में मजदूरी करता है। मैं कैसे भी करके तुझे वहां पर मजदूरी के लिए भेज दूंगा। अब राघव जो होता है किसी तरीके से होटल में बेटर की जॉब एक महीने तक और करता है
और उधर उसका दोस्त सुशील बार बार अपने रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों से राघव को वहां पर मजदूरी दिलाने के लिए कोशिश कर रहा था। तकरीबन 1.5 से 2 महीने बाद ही वो समय भी आ जाता है जब सुशील एक व्यक्ति से बात करके राघव को सऊदी अरब में नौकरी दिलवा देता है। लेकिन सऊदी अरब में जाने के लिए तकरीबन 12 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। राघव के पास सिर्फ 5 से 0 थे। अब राघव जो होता है वो अपने दोस्त सुशील से कहता है कि तू कैसे भी करके मुझे 55 से 60 हजार उधार दे दे, मैं वहां से पैसे कमा करके तेरा सारा पैसा ब्याज सहित चुका दूंगा। तू कैसे भी करके मुझे इतने पैसे की व्यवस्था कर दे तो तेरा बहुत बड़ा एहसान होगा। दोस्तों सुशील अपने दोस्त राघव के लिए कैसे भी करके 50 से 600 हजार का अरेंजमेंट कर देता है और उसे सऊदी अरब में एक शेख के यहां पर मजदूरी के लिए भेज देता है। इधर जो राघव सऊदी अरब में जब जाता है वहां एक शेख होता है जिसका नाम आरिफ होता है। उसके यहां पर मजदूरी करने लगता है। शुरू में तो उसके घर के झाड़ू पूछा करता था और घर का देखभाल करता था। कुछ महीना बाद उसका ड्राइवर बन जाता है, क्योंकि राघव पहले भी गाड़ी वगैरह को चलाने का बहुत ज्यादा शौकीन था। वहां पर उसे तकरीबन 55 से 6 हजार उस शेख की गाड़ी चलाने के लिए मिलती थी। शेख एक बहुत बड़ा पैसे वाला बिजनेसमैन आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 49 से 50 साल की होगी। अब जो राघव होता है उस शेख की दिन रात गाड़ी चलाता रहता है और राघव के रहने और खाने की व्यवस्था उसी शेख के घर पर थी। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। तकरीबन 4 से 5 महीने गुजर जाते हैं। वहां पर उसे अच्छा लगने लगता है। दोस्तों एक दिन राघव को पता चलता है कि जो शेख आरिफ है इसकी एक नहीं बल्कि 2 बीवियां हैं। एक बीवी जिसकी उम्र तकरीबन 40-30 से 45 वर्ष होगी, जिसका नाम नाज था, और उसके 2 बच्चे भी थे जिनकी उम्र तकरीबन 15 से 17 वर्ष की होगी, और एक दूसरी बीवी जिसकी उम्र तकरीबन 24 से 25 साल थी, जिसका नाम आलिया होता है। दोस्तों राघव को जब ये पता चलता है कि इस शेख की 2 बीवियां हैं, एक बीवी जो तकरीबन इसकी हम उम्र है और एक बीवी की उम्र सिर्फ इतनी है जो कि इसके बच्चों की उम्र की है। राघव को जब ये बात पता चलती है तो राघव एकदम हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। दोस्तों शेख आरिफ जो होता है वो राघव से कह देता है कि खबरदार, अगर तूने मेरी दूसरी बीवी आलिया के बारे में मेरी पहली बीवी नाज या मेरे बच्चों को बताया तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा और तुझे बहुत ज्यादा मार भी पड़ेगी। दोस्तों राघव जो होता है वो कहता है कि जैसा आप कहो वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। मुझे क्या करना है, मुझे तो यहां पर नौकरी करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं राघव के जहन में ये सवाल बार बार आ रहा था कि आखिरकार इस 24 से 25 वर्ष की बेहद खूबसूरत लड़की आलिया ने इस बुढ़े आरिफ से शादी क्यों कर ली। दोस्तों समय धीरे धीरे निकलता चला जाता है। अब राघव कभी आलिया और आरिफ को घुमाने के लिए बाजार ले जाता तो और आरिफ जहां कहती वहां ले जाया करता था, यानी पूरा परिवार राघव को पहचानने लगा था। दोस्तों एक दिन क्या होता है, राघव जो होता है वो अपने सेठ आरिफ की गाड़ी चला रहा था। अचानक आरिफ को अपने दूसरे स्टेट में कुछ काम के लिए जाना था। दोस्तों इधर जो शेख आरिफ की दूसरी पत्नी थी जिसका नाम आलिया था, वो सिर्फ शेख आरिफ के साथ ही बाहर जाया करती थी, वरना वो घंटे अपने आलीशान मकान में अकेली रहा करती थी। अब आरिफ को किसी पर भी इतना भरोसा नहीं था कि वो अपनी बीवी को किसी और के साथ बाजार या किसी अन्य जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए भेज सके, क्योंकि आरिफ ने उसे जमाने की नजरों से छुपा करके रखा था। आरिफ शेख जब दूसरे स्टेट में अपने बिजनेस के काम के लिए जाता है तो तकरीबन उसे 7 दिन के लिए जाना था। भाई इधर राघव से बोल देता है कि राघव, तुम अब मेरी दूसरी पत्नी नाज के पास मत जाना, 7 दिन के लिए तुम्हें मेरी इस आलिया नाम की पत्नी के घर पर रहना है और इसका पूरा ख्याल रखना है। जो भी चीज की इसे जरूरत हो उस जरूरत का ख्याल रखना, और ध्यान रहे कोई भी ऐसी गलती मत कर देना जिससे नाराज हो जाए, क्योंकि मैं इससे बेइंतहा प्यार करता हूं। दोस्तों राघव जो होता है वो कहता है कि सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, जैसा भी आप कहोगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। आप आराम से अपने बिजनेस के काम से जा सकते हो। दोस्तों शेख आरिफ जो होता है
वो आलिया को समझा देता है कि इस ड्राइवर से ज्यादा मुंह मत लगना, सिर्फ जरूरत के लिए ही इससे बुलाना। और ये तुम्हारे कमरे के बाहर एक कमरा बना हुआ है, वहां पर 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत हो तो इसे तुरंत बुला लेना। दोस्तों, दो तो आलिया जो होती है पहले से ही राघव को पहचानती थी। इधर शेख आरिफ तो अपने बिजनेस के काम से चला जाता है। अब इधर उस आलीशान मकान में सिर्फ आलिया और राघव ही बचे थे। दोस्तों, पहले पहले दिन तो आलिया को जो कुछ भी काम होता है वो राघव को बता देती है और दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। लेकिन जब दूसरा दिन होता है तो दोनों काफी आसपास घूमने लगते हैं। दोनों के बीच में थोड़ा बहुत हंसी मजाक होने लगता है। राघव जो होता है वो देखता है कि शेख की दूसरी पत्नी लिया ये अधिकांश दुखी रहती है, कुछ चिंता में रहती है। राघव कहता है कि मालकिन, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? दोस्तों, आलिया जो होती है वो कहती है कि ठीक है, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तब राघव कहता है कि आप इतनी बेहद खूबसूरत हो और आपने इस 50 साल के बुढ़े से शादी क्यों कर ली? दरअसल दोस्तों, आलिया जो थी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि अगर कोई उसे देख ले तो देखता ही रह जाए। राघव जब ये बात कहता है कि तुमने इस 50 साल के बुढ़े शेख से शादी कैसे कर ली, तो आलिया एकदम से अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। वो कुछ भी नहीं कह पाती है। राघव को लगता है कि शायद जो आलिया है वो उससे नाराज हो गई है। वो कहता है कि मालकिन, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे जैसा लगा मैंने वैसा ही कह दिया। अब इतनी बात जब राघव ने कही तो आलिया कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा है। अगर तुम बुढ़े को बुढ़ा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? दोस्तों, अब राघव की कुछ जान में जान आ गई थी। राघव को लगने लगा था कि शायद उसने जो कुछ बोला है वो उसकी मालकिन आलिया को अच्छा लगा। अब राघव कहता है कि मालकिन, जब आप इस बात को जानती हो तो आप अपनी कहानी बताओ। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने इस दुगनी उम्र के 50 साल के बुढ़े से एक से शादी कर ली? आप इतनी खूबसूरत नौजवान हो, कोई भी व्यक्ति आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। आखिरकार पूरी बात क्या है? दोस्तों, आलिया जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। राघव कहता है कि मालकिन, आखिर क्या बात है, आप क्यों नहीं बता सकती? आलिया कहती है कि भला बताने से क्या होगा, अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगी तो मेरे साथ जो कुछ हो चुका है क्या वो बदल जाएगा? राघव कहता है कि बताने से दिल का बोझ कम होता है। अगर आप मुझे अपना दोस्त मानते हो तो मुझे बताओ कि आपके साथ क्या हुआ। ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपको 50 साल के बुढ़े के साथ शादी करनी पड़ी? दोस्तों, अब आलिया राघव को अपना दोस्त मानने लगी थी। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और उसे बता देती है कि कैसे उसने इस 50 साल के बुढ़े से मजबूरी में शादी की। दोस्तों, आलिया जो होती है उसी सऊदी अरब में एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था और उसके पिता इस शेख आरिफ के यहां पर होटल में वेटर का काम करते थे। शेख आरिफ ने आलिया के पिता को काफी कर्जा दे रखा था। आलिया के पिता बहुत मेहनत मजदूरी करने के बाद भी शेख आरिफ के कर्जे को चुकता नहीं कर पा रहे थे। एक दिन की बात है, शेख आरिफ अपने उस नौकर यानी आलिया के पिता के घर पर जाता है। जब वो आलिया को देखता है तो देखकर ही उसका दीवाना हो जाता है, उसे अंदर ही अंदर चाहने लगता है। उसी दिन शेख आरिफ आलिया के पिता से बात करता है कि अगर तुम कर्जे से मुक्त होना चाहते हो तो तुम अपनी बेटी आलिया का विवाह मेरे साथ कर दो और मैं इसे हमेशा खुश रखूंगा और तुम्हें भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। दोस्तों, आलिया के पिता बेहद गरीब थे, इसलिए इतने बड़े घर का रिश्ता वो ठुकरा ना सके। आखिरकार उनके सर पर बहुत सारा कर्ज जो था। आलिया को शेख आरिफ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ना ही वो शेख आरिफ से विवाह करना चाहती थी। लेकिन गरीबी के चलते वो शेख आरिफ से विवाह कर लेती है। अब शेख आरिफ की पहली पत्नी नाज जो थी उसको इस विवाह के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि अगर उसे इस विवाह के बारे में पता चलेगा तो शेख आरिफ के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी, जितना भी पैसा शेख आरिफ के पास था वो सब उसकी पहली वाली पत्नी नाज के नाम था। अब शेख आरिफ अपनी इस दूसरी पत्नी आलिया को चोरी छुपे सबके नजरों से बचा करके रखता था, किसी को भी पता नहीं था।
कि शेख आरिफ का दूसरा विवाह हो चुका है, आलिया अपनी पूरी कहानी राघव को सुनाती है तो आलिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आलिया रोने लगती है। राघव आलिया के आंसुओं को पोंछता है, कहता है कि मालकिन आप रो मत, जो कुछ हुआ वो तो हो ही गया, लेकिन अगर आप चाहो तो इस मुश्किल से वापस निकल सकती हो। आलिया कहती कि अब कोई उपाय काम नहीं करेगा, क्योंकि आरिफ बहुत बड़ा पैसे वाला है, हम यहां से कहीं भी चले जाएं, वो हमें ढूंढ निकालेगा, अब हमको उसी के साथ अपना जीवन गुजारना होगा। राघव जो होता है वो कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, जब आपका विवाह हुआ था तो क्या रजिस्टर हुआ था? क्या सबके सामने हुआ था या चोरी छुपी हुआ था? आलिया जो होती है वो कहती है कि विवाह तो हुआ था, लेकिन ना ही कुछ रजिस्टर हुआ, ना ही सबके सामने हुआ। अब राघव समझ जाता है कि जरूर ये शेख आरिफ आलिया को अपनी रखैल बना करके रखा है, इसके साथ विवाह नहीं किया है, सिर्फ एक सौदा है। दोस्तों, राघव जो होता है वो अपनी मालकिन आलिया को बार बार समझाता है कि आप चिंता मत करो, हर एक मुश्किल से निकलने का कोई ना कोई हल जरूर होता है। उस दिन आलिया जब अपने उस नौकर राघव को अपनी सारी कहानी सुना देती है तो दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ खूब हंसी मजाक करते हैं और खूब बातें करते हैं। आलिया को भी राघव अच्छा लगने लगा था, क्योंकि राघव की उम्र तकरीबन 24 से 25 साल की थी, हट्टा कट्टा बेहद खूबसूरत नौजवान था। दोस्तों, अब उस दिन राघव और आलिया पूरे दिन जब बात कर लेते हैं तो शाम को राघव अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगता है। तब आलिया कहती है कि क्यों ना आज तुम यहीं पर रुक जाओ। राघव जब ये बात सुनता है तो वो थोड़ा डर जाता है, कहीं ऐसा ना हो शेख आरिफ आ जाए और उसे लेने के देने पड़ जाए। वो कहता है कि नहीं मालकिन, मैं अपने कमरे में जाकर के सो जाऊंगा। इधर आलिया जो होती है उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि अगर तुम यहां सो जाओगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जो राघव होता है वो डरा हुआ था। वो कहता है कि नहीं नहीं मालकिन, मैं बाहर ही सो जाऊंगा, अगर कोई घर के अंदर एंट्री करने चाहेगा तो मैं उसे देख तो सकूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर घर में आ जाए। दोस्तों, आलिया अब राघव का हाथ छोड़ देती है और थोड़ी नाराज हो जाती है। राघव बाहर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन रात भर आलिया एक मिनट के लिए सोई नहीं थी, ना ही एक मिनट के लिए राघव को नींद आई थी। राघव बार बार सोच रहा था कि काश मैं वहां पर रुक जाता, आज मालकिन मुझसे कितनी नाराज हो गई। आलिया भी बार बार ये सोच रही थी कि काश इस राघव के से मेरा विवाह होता, ये कितना अच्छा लड़का है, कितनी अच्छी बातें करता है, मेरा कितना ख्याल रखता है। दोस्तों, जब दूसरा सवेरा होता है तो राघव और आलिया एक दूसरे के जब सामने पहुंचते हैं तो दोनों की आंखें पूरी तरह से लाल थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक मिनट के लिए भी सोए ना हो। आलिया जो होती है वो राघव से कहती कि क्या तुम्हें पूरी रात नींद नहीं आई? तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही है तुम पूरी रात एक मिनट के लिए भी सोए नहीं हो। तब राघव होता है वो कहता है कि तुम्हारा भी हाल कुछ ऐसा है, तुम्हारी भी आंखें दूर से बयां कर रही है कि तुम एक मिनट के लिए भी सोई नहीं हो। दोस्तों, जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो दोनों एक दूसरे को कुछ अलग ही नजरों से देख रहे थे। राघव कहता है कि मालकिन, जो हुआ सो हुआ, चलो आज हम घूमने के लिए चलते हैं। अब आलिया और राघव सुबह सुबह तैयार होकर पूरा दिन घूमने के लिए जाते हैं। खूब सारा घूमते हैं, मस्ती करते हैं और पूरे दिन में दोनों के बीच में इतनी नजदीकियां बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। शाम जब होती है तो राघव फिर से अपने कमरे के लिए जाने लगता है। राघव अपने कमरे के लिए जा तो रहा था, लेकिन सोच रहा था कि काश आलिया आज फिर से उसका हाथ थाम ले। राघव बाहर निकलने ही वाला था, तभी आलिया बोलती है कि क्या आज भी अकेले ही छोड़कर चले जाओगे? दोस्तों, राघव जो होता है वो कहता है कि मालकिन आप बताओ क्या करूं मैं? आलिया जो होती है वो कहती है कि अब जो भी होगा वह देखा जाएगा, अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, आज तुम मेरे ही पास रुक जाओ। दोस्तों, उस दिन आलिया अपने मकान के सभी दरवाज़ों को बंद कर देती है, खिड़कियों को बंद कर देती है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के सुख दुख की बातें करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें होने लगती हैं जिसकी वजह से दोनों आग की तरह गर्म हो जाते हैं। दोनों के रोम रोम खड़े हुए थे और धीरे धीरे करके
दोनों एक दूसरे के शरीर लगते हैं और दोनों के बीच में जोरदार रिश्ते बनने लगते हैं। दोस्तों, जब आलिया और राघव एक दूसरे से रिश्ते बना रहे थे तो उस मकान में चारों तरफ अजीबोगरीब तरह की सिसकियां गूंज रही थी। चारों तरफ अजीबोगरीब तरह की आवाजें आ रही थी। आलिया बार बार कह रही थी कि इतना मजा मुझे कभी शेख के साथ नहीं आया। शेख तो मुझे कभी संतुष्टि प्रदान कर ही नहीं पाया, तुम्हारा तो बहुत बड़ा है। इस तरीके की बातें उस दिन आलिया उस राघव के साथ कर रही थी। राघव भी आलिया का भरपूर साथ दे रहा था। उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों वर्षों के प्यासे हो, हजारों वर्ष बाद दो प्रेमी मिले हो। उस दिन आलिया और राघव पूरी रात एक दूसरे के साथ जोरदार रिश्ते बनाते हैं। आलिया जब सुबह हो जाता है तो आलिया और राघव एक दूसरे से दूर हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब आलिया और राघव दोनों एक दूसरे से वादे कर देते हैं, कस्में खा लेते हैं कि अब वो एक दूसरे से जुदा होकर के नहीं रहेंगे, एक दूसरे से दूर नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, अब 4 से 5 दिन बीत चुके थे। अब सिर्फ 1 से 2 दिन ही बचे थे सिख आरिफ के आने के। दोस्तों, इसी तरीके से राघव और आलिया को एक साथ रहते थे। 4 से 5 दिन बीत जाते है। 6वां दिन जब होता है तो राघव और आलिया एक साथ सोए हुए थे। दोनों के शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं थे। दोनों एक दूसरे का भरपूर साथ दे रहे थे। तभी आलिया जो होती वो कहने लगती कि आज तो ठीक है, लेकिन कल मेरा पति वो शेख आरिफ आ जाएगा, फिर उसके बाद तुम मेरे नजदीक भी नहीं आ सकते और मैं तुमसे दूर होकर के रह नहीं सकती। अगर तुम मेरे पास रोज नहीं आए, अगर मैं तुम्हारे साथ रोज रिश्ते ना बना सकी, तुम्हें देख ना सकी, तो मैं जहर पीकर अपनी जान दे दूंगी। दोस्तों, राघव जो होता है वो कहता है कि ऐसी गलती कभी मत करना, मैं भी तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। लेकिन क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं यहां से घर जा सकूं, क्योंकि मेरा पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे पति शेख आरिफ ने जमा कर लिए हैं। मेरे पास एक फुटी कौड़ी नहीं है। आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। दोस्तों, तब जो आलिया होती है वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, अगर तुम मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो, तो चलो मैं तुम्हें यहां से भारत ले चलती हूं। तुम मुझे भगा करके भारत ले चलो, जितने भी पैसे तुम्हें चाहिए, तुम्हारे पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ मेरे पास है, क्योंकि शेख आरिफ बहुत सारा पैसा मेरे पास रखता है और तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट है वो भी उसने मेरे पास रखे हैं। दोस्तों, ये बात जब राघव सुनता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत खुश हो जाता है। अब राघव ये सब बातें भूल चुका था कि उसे यहां पर पैसा कमाना है। अब सिर्फ उसे यही लग रहा था कि उसे तो आलिया को अपनी पत्नी बनाना है, क्योंकि दोनों प्यार में चूर हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों की जोड़ी लैला मजनू की जोड़ी हो। दोस्तों, उस रात राघव और आलिया बहुत सारा पैसा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट और उस मकान के कागजात सब कुछ लेकर के भारत के लिए रवाना हो जाते हैं। आलिया वहां पर एक चिट्ठी भी छोड़ देती है, जिसमें वो साफ लिख देती है कि अगर तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश किया, मुझे ढूंढने की कोशिश की, तो ठीक नहीं होगा। मैं अपनी मर्जी से इस भारतीय लड़के राघव के साथ इसके घर जा रही हूं और अब मैं इसी की पत्नी बनकर रहना चाहती हूं। इधर आलिया ने शेख आरिफ को सावधान भी कर दिया था कि अगर तुमने किसी भी तरह की कंप्लेंट की तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरी और तुम्हारी जो शादी थी वो सिर्फ एक धोखा थी, ना ही वो रजिस्टर्ड थी, ना ही वो सरकार की नजर में हुई थी। दोस्तों, ये सब बातें लिखकर आलिया एक चिट्ठी शेख के लिए छोड़ जाती है और यहां पर दोनों सऊदी अरब से भारत रवाना हो जाते हैं। अब जब दूसरा दिन होता है और शेख आरिफ अपनी बीवी आलिया के घर पर आता है तो वहां पर ताला लगा हुआ था। शेख आरिफ सोचता है कि शायद बाजार से कोई सामान खरीदने के लिए गई होगी, लेकिन जब काफी समय तक इंतजार करने के बाद उसे आलिया या राघव का कोई पता नहीं चलता है और राघव का फोन भी बंद आ रहा था, आलिया का फोन भी बंद आ रहा था, तो शेख आरिफ समझ जाता है कि जरूर कुछ तो गलत हुआ है। दोस्तों, वह अपने घर के दरवाजे के ताले को तोड़ देता है, अंदर जाता है तो अंदर से बहुत सारा पैसा और भारतीय लड़के राघव के सारे डॉक्यूमेंट वहां से गायब थे। अब वो जैसे ही अपने मकान में चारों तरफ कुछ सामान ढूंढने के लिए नजर दौड़ रहा था तो अचानक एक चिट्ठी उसके हाथ लगती है, जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ था
कि मैं आलिया अपनी मर्जी से इस भारतीय लड़के राघव के साथ भाग रही हूं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारी उल्टी कंप्लेंट कर दूंगी। क्योंकि हमारी जो शादी थी वो एक रजिस्टर्ड शादी नहीं थी। तुमने मुझे रखेल बना करके रखा था। दोस्तों, शेख आरिफ जब ये पत्र पढ़ता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसा जाती है, लेकिन वो समझ चुका था कि इस आलिया को अब सब कुछ पता चल चुका है। अब वो उसके हाथ से निकल चुकी है, बहुत दूर जा चुकी है। शेख बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। अगर वो इस बात को ज्यादा उछाल होता है, मीडिया के पास जाता है, उसके बाद पुलिस के पास जाता है, तो कहीं उसकी पहली पत्नी नाज को इस बात का पता ना चल जाए। इसलिए वो अपने मन को मारकर अपनी जिंदगी को फिर से अपनी पत्नी नाज के साथ जीने लगता है। इधर आलिया और राघव जो होते हैं वो भारत में आ जाते हैं, और भारत में आकर के दोनों एक दूसरे से विधि विधान के तहत विवाह रचा लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। क्योंकि आलिया अपने साथ बहुत सारा पैसा भी लाई थी, और उस पैसे से राघव एक बिजनेस खड़ा करता है। आलिया भी उसका पूरा साथ देती है। अब दोनों के 2 बच्चे भी हैं और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। आलिया भी अपनी जिंदगी को बहुत खुशी से जी रही है, क्योंकि उसकी सभी जरूरतों को पूरा करने वाला एक पति उसे मिला है, जो उसकी हर एक जरूरत को पूरा करता है, उसकी भावनाओं को समझता है, उसे बेशुमार प्यार करता है। राघव की भी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने दोस्त सुशील के वो पैसे भी लौटा दिए, जिन पैसों की वजह से वो सऊदी अरब जा पाया था, और सुशील का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता है। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।